नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह कुछ डॉक्टर हमारे साथ गलत किया और खैर हमें तो लोगों ने बर्बाद ही कर दिया है। खैर हम जिंदा हैं। दोस्तों, हम केवल उसी घटना से व्यथित नहीं थे। दरअसल कोरोना के बाद हमारे साथ कालचक्र कहिए या जो कहिए, हमारे साथ ऐसा हो रहा था कि हम एक घटना से उबर नहीं रहे थे, तब तक दूसरा आ पड़ता था, दूसरी घटनाएं घट जाती थीं। कुल मिलाकर यूँ कहिए कि 2021 से 23 का कुछ महीना तक हमारे साथ हादसे पे हादसे होते रहे और अभी उसका परिणाम है कि अभी तक हमारे साथ कुछ न कुछ गलत लोग करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से वो बात साझा करना चाहता हूँ कि कोरोना जब 2020 में थी तो वह समय मेरे लिए खास बुरा नहीं था, क्योंकि हम मास्टर आदमी, क्लास वगैरह तो बंद हो गए थे, डिजिटल की कोई अरेंजमेंट हमारे पास थी नहीं, जिसके वजह से क्लास ड्रॉप हो गया था। और उस समय शहर में राशन वगैरह लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बांट रहे थे, सरकार के तरफ से या कुछ सामाजिक संगठनों के तरफ से। तो मेरे को समझ में आया कि अगर मैं अपने आप को भी केवल संभाल लेता हूँ तो यह देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी योगदान होगी। तो हमने एक कंपनी में नौकरी कर ली जहाँ पर रोज रोकड़ा पर काम मिलता था। मतलब कि 8 घंटे काम करना होता था और शाम को मुझे 500 रुपये मिलते थे। और मैं वो रोकड़े पर नौकरी कर कर के पूरा कोरोना हम अपना परिवार, बच्चों को की परवरिश किए। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि कोरोना का समय हमारा बुरा नहीं कहा जाएगा, अच्छा ही था, क्योंकि बीमार वगैरह भी हम लोग नहीं हुए थे। दोस्तों, जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ 2021 में, कुछ हम लोगों का समाज नॉर्मल हुआ, तो मेरी सबके अच्छे दिन, सब कोई कमाने धमाने में लगा। हम कुछ गलत लोगों के कुकर्म ही कहिए या उसके गलत कार्य ही कहिए, उनके अब इस तरह प्रतिघात लोग कर रहे थे कि हम संभलने में लगे थे। उसमें से एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ। एक व्यक्ति का नाम है अमिताभ मिश्रा। अमिताभ मिश्रा ये यूपी के रहने वाले हैं और सिलवासा में रहते हैं। और ये 2020 के नवंबर 2020 में ये हमको एक घर तय करवाए थे। ये बताए थे कि हम ब्रोकर हैं, हम लोगों का घर खरीदवाना बिकवाना का काम करते हैं और उसका सारा काम मैं करके देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन कराना, लोन कराना, रजिस्ट्री कराना, जितना भी काम होगा मैं वो कर देता हूँ और बदले में मैं 2% अपना सर्विस चार्ज लेता हूँ। मेरे को भी इन्होंने एक संतोष दिनकर घोड़पड़े जी का मकान इन्होंने 25 लाख में सामान सहित तय कराया। मेरे से अमिताभ मिश्रा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बैंकिंग चार्ज, ये सब मिलाकर करीब 30-40 हज़ार रुपया लिया उन्होंने। और फाइनली उन्होंने मेरा लोन सेंक्शन करा दिया। लोन मार्च 2021 में पास हो गया, जिसमें 2,67,000 का मेरा सब्सिडी भी पास हुआ था। एक दिन अमिताभ मिश्रा हमसे बोले कि सर, आप जो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है वो मुझे दीजिए, परसों दिन आपका रजिस्ट्री होगा। तो
अब तो भाई एक दिन का समय था, तो बड़ा हम लोग घर में घबरा गए कि भाई इतनी जल्दी कैसे 50,000 रुपये का अरेंजमेंट करना है। तो हमने कुछ अपने मैडम के, मेरे गहने थे तो हमने मुथूट फाइनेंस में ले गया, जहाँ पर हमने उसको गिरवी रखा और कुछ वहाँ से लोन उठाया। कुछ गहनों को मुथूट फाइनेंस नहीं रखा, क्योंकि वो बोला कि ये बिहार के गहने हैं और इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो हमने ले जाकर उसको बेच दिया। कुल मिलाकर हमने अमिताभ मिश्रा को 50,000 रुपया स्टाम्प ड्यूटी का पैसा दे दिया। वो अब जिस दिन बोले थे, हम लोग पूरा पहन ओढ़ कर सब घर में तैयार थे कि भाई मिश्रा जी का फ़ोन आएगा, हम लोगों को रजिस्ट्री कराने जाना है आज फ्लैट का। शाम हो गया तो हम लोग फ़ोन लगाने लगे, तो उनका अब उनसे का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है। और इस तरह कुछ दिन के बाद, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, उसके बाद एक दिन बात हुई तो बताए कि हम तो गांव पे आ गए हैं, मेरी मम्मी प्रधानी की चुनाव लड़ रही है और उसी चुनाव कराने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं आ रहा हूँ तो आपका रजिस्ट्री करा रहा हूँ। खैर, अमिताभ मिश्रा जी गांव से आए और हम लोग को डेट दे रहे थे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसा करते करते मतलब कि जब भी पूछिए तब एक डेट देते थे, लेकिन रजिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं। होते होते 3-4 महीने बीत गए, आने के बाद भी 3-4 महीना हो गया। तो एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा कि अमिताभ मिश्रा अधगोड़ा पैंट पहनकर, अधगोड़ा मतलब को चड्ढा पहनकर और अपने परिवार बच्चों के साथ किसी पहाड़ पे लिट्टी चोखा खा रहे थे। मैंने जब उनका देखा तो मेरे को लगा कि यार मेरे वो पैसा लिए हैं और उनके सर पे मेरे मकान का रजिस्ट्री की जिम्मेदारी है, और वो बंदा उधर लिट्टी चोखा खा रहे हैं, क्या बात। खैर, मेरे को डाउट हो गया। मैं बैंक गया तो बैंक में पता चला कि भाई साहब आपका लोन कैंसिल हो गया है, सब्सिडी सब कैंसिल हो गया है। और मैनेजर साहब बताए वहाँ का, आप ऐसा करो कि रीफाइल करो, फिर से आप आवेदन कीजिए। मेरे पास तो अब वही विकल्प रह गया। बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरा 2,67,000 भी चला गया, बैंक डॉक्यूमेंटेशन के लिए 30-40,000, अरे कुल मिला के 50,000 रुपया वो बंदा लिए थे, वो चला गया। शाम को हम अमिताभ मिश्रा से मिले और ये सभी चीज़ों का जिक्र किए, तो वो बंदा, भाई साहब कहने का भी वो गजब सा, हम पहला बार वैसा हम आदमी देखे थे कि वो मेरे को ही डांट रहे थे और ऐसे डांट रहे थे और ऐसे कह रहे थे कि जैसे हमने कुछ अपराध किया है। मैं बोला कि भाई आपने ऐसा क्यों किया और मेरा ये नुकसान कौन भरेगा। बात में उन्होंने एक बात कहा। अब वो हम लोगों को अपने पास से टरकाना चाहते थे कि हम लोग किसी तरह चले जाएं और उनका हम पीछा छोड़ दें। कहने के क्रम में उन्होंने एक बात कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मेरी मम्मी प्रधान है और मेरे पापा उनका विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ उठा बैठन होता है। महीने का कुल नहीं तो 12 से 14 लाख का आमदनी है मेरे घर में। 2 लाख भी अगर खर्चा कर दिया ना तो तेरा सत्यानाश करके रख दूंगा। भाई ये बात सुन के तो मेरे को बड़ा बुरा क्या लगा। मैं तो मतलब कि विमूढ़ता होती है ना, मेरे को तो ये समझ में नहीं कि मैं करूँ क्या यार। एक तो कि बंदा पैसे खा गया, मेरे को फिर से जो है रीफाइल करना होगा, उतना फिर मेरे को पैसे लाने होंगे। बैंक में गया था तो एक बंदा, वो मैनेजर बताया कि मेरे को वो 1 भी रुपया नहीं दिए हैं। जो उन्होंने बैंक को देने के नाम पे हमसे पैसा लिए थे वो बैंक को नहीं दिए थे। मैनेजर बोला कि आपके केस में 1 भी रुपया नहीं ली गई है। और वो बताया कि देखो भाई, मैनेजर भी बोला कि
आप जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, जिसके साथ आप ये काम कर रहे हो, वो बड़ा गड़बड़ है, उसके बड़ा शिकायत है यहाँ। तो खैर अब मैं क्या कर सकता था, अब तो जो होना था वो हो गया। ये भी बंदा ऐसा बोला कि दिन दिखा देंगे, चबा जाएंगे। खैर हम अपने काम में लग गए, अपने अब खुद अब से हम सब कुछ अपना करना शुरू किए करने लगे। ये कर ही रहे थे तब तक अगस्त महीना में, अगस्त 2021 के महीना में मेरा एक बच्चा पढ़ता था अद्विता गुरुकुल सिलवासा शहर के सिल्ली एरिया में है, रामको कंपनी के पास। तो वहाँ पर हम 5-6 बरस पहले अपने बच्चा का एडमिशन कराए थे। एडमिशन के समय में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं अद्विता गुरुकुल के, RK नायर जी, उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट हमसे किया था कि हम आपको स्विमिंग पूल देंगे, खेलने का अच्छा प्लेग्राउंड देंगे। खेल मतलब कि गेम का एक्टिविटी पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और मेरे स्कूल के अध्ययन के बाद आपको न तो कोई कोचिंग की ज़रूरत है, न ट्यूशन की ज़रूरत है, ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं कर दूंगा। मैं बहुत सारे कमिटमेंट किए, खैर उन कमिटमेंट का तो कभी पूरा हुआ नहीं। और मेरा बच्चा स्पोर्ट शुरू से उसको खेल में इंटरेस्ट था, तो मेरे को भी लगा कि स्कूल सही रहेगा। 1-2 बार हम बच्चा का एडमिशन कराने के बाद गए थे स्कूल पर, तो RK नायर जी से मुलाकात हुई थी। तो उनकी बातों में हमें नेताओं वाली बात मेरे को झलक आया। वो पॉलिटिकल थे और एक और चीज़ उनमें थी, तानाशाही थी। तो हम थोड़ा डिस्टेंस बना लिए। मेरे को लगा कि क्या मालूम, कभी बच्चा वहाँ पढ़ाना है, कभी कुछ जवाब अब निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस कभी कभी हम जाते, या तो कभी पेरेंट्स मीटिंग होता तो जाते थे। और जब हम कंफर्म हो गए कि इनका नेचर ऐसा है तो कम जाने लगे। इस चीज़ से वो चिढ़ गए, माइंड कर लिए और चिढ़ गए। और न जाने उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, बच्चा को टॉर्चरर करना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर उसके ऑफिस को सामने खड़ा कर देना, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे बच्चा के साथ थोड़ा भेदभाव करने लगे। जबकि बच्चा एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ने वाला और A1 का स्पोर्ट में स्कूल के तरफ से कहीं जाता तो रिप्रेजेंटेटिव भी करता स्कूल का। खैर मैं 13 अगस्त 2021 की बात बता रहा हूँ। उस अद्विता गुरुकुल के प्रधानाचार्य राजेश्वरी जी ने मेरे बच्चा से कहा कि तुम कल से स्कूल मत आना। और वजह उन्होंने बताया कि तुम्हारा कोरोना का जो फ़ी बाकी रह गया है 20,000 रुपया, उसके वजह से आपको ऐसा कहा जाता है। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ, जबकि 2020 तो स्कूल बंद था। फिर भी हम लोगों ने कोरोना का जो फ़ी उन्होंने तय किया था हम लोग दिए थे, थोड़ा सा बाकी रह गया था। और 2021 में जुलाई में स्कूल खुला था। और अगस्त की ये बात है। मेरा बच्चा 11वीं साइंस का छात्र था और इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं तो समझ गया। मेरे को जैसे ही न्यूज़ मिली मैं समझ गया कि ये नायर जी का प्रतिशोध है, जो हमने उनको बातों को जो है नहीं माना कि वो जब भी बुलाएं तब मैं जाऊं। भाई हमेशा भी कोई कैसे जा सकता है, अपना भी काम धाम है, महीने में 2 महीने पर जरूर स्कूल में बुलाहट होगी। कभी कभी तो मैं मैडम को भेज देता, लेकिन नायर जी न जाने कैसे उनके दिमाग में क्या पर्सनली हमारे बच्चे को माइंड कर लिया था। जब 13 अगस्त 2021 को राजेश्वरी जी ने ऐसा कह दिया तो मैं टेंशन में आ गया कि RK नायर जी सक्षम आदमी और
समृद्ध आदमी और द्वेष से भरा हुआ आदमी अब ये मेरे साथ करेगा क्या। और मेरे बच्चा के साथ मैं बहुत टेंशन में था। और भाई साहब उस दिन जिस दिन मेरे को ये न्यूज मिली, मैं अपने माँ को रिसीव करने जा रहा था सूरत, और मैं इसी टेंशन में जा रहा था और आगे बस आकर खड़ी हुई। मैं सोचा कि जाकर बस को पकड़ूं, मैं थोड़ा देर दौड़ के पकड़ लूं। मैं दौड़ा, गिर गया भाई साहब। मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया, इतना ज़बरदस्त गिरा था कि मेरे हाथ टूट गए, सब पूरा जो है खून से लथपथ हो गया। ये सब जो है ओठ ओठ भी फट गए थे, ये दांत पर दांत चढ़ गया था। पहले तो दांत मेरा ऐसे बराबर था, लेकिन उसी दिन मेरा दांत इतना जोर से गिरा था कि दांत पे दांत चढ़ गया था। खैर मैं मम्मी को लाया और सिलवासा के सरकारी हॉस्पिटल कॉटेज में अपना इलाज कराया। प्लास्टर वगैरह चढ़ गए मेरे हाथ पे। 2 दिन हुआ तो मैं अपने बड़ा बच्चा को भेजा कि जाओ मैडम को बोलना कि मैडम फी आ जाएगा और बच्चा का, मेरे भाई का क्लास चालू कर दीजिए, थोड़ा पापा भी इंजर्ड हो गए हैं। मैडम बोली कि फी का मैटर नहीं है, हमारे स्कूल के कमेटी ने तय किया है कि आपके भाई को नहीं रखना है, आप लोग मेरा फी दो और यहाँ से फूटो। बच्चा आकर बताया, मैं और चिंता में हो गया भाई साहब। तब मैं अपने मैडम को बोला कि मैडम कि तुम राजेश्वरी जी को फ़ोन करो। मैं वहीं था, राजेश्वरी जी को मेरी मैडम ने फ़ोन की, औपचारिकताएं हुई। उसके बाद मेरी मैडम ने बताया कि मैं इस बच्चे की माँ बोल रही हूँ। तो राजेश्वरी जी ने बोला कि मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानती हूँ, और उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम लोगों के सारे रास्ते बंद, बहुत इधर उधर बहुत कोशिश किया हम लोगों ने, लेकिन कहीं से न तो कोई सहायता मिली और ना ही हमारे बच्चा का क्लास शुरू हो पाया। बच्चा ये भी नहीं था कि बेवड़ा था। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल बंद होता है तो या क्लास उनकी बंद हो गई तो मज़ा है। बच्चा व्यग्र था, क्योंकि साइंस का बच्चा था, सेंसिटिव बच्चा था और पढ़ाई के प्रति सीरियस रहने वाला बच्चा था। खैर एक दिन हमने नायर जी से समय मांगा मिलने के लिए, तो 16 अगस्त तो अगस्त तो पूरा बीत ही गया। 16 सितंबर 2021 को उन्होंने मिलने का समय दिया हमें। हम वहाँ पर, मैं, मेरा बच्चा और मेरी मैडम, 3 आदमी हम लोग गए थे। और जाना जरूरी था इसलिए कि 17 को विश्वकर्मा पूजा था और 18 से बच्चा का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था। तो हम गए, तो एक आर के नायर जी 3 व्यक्तियों के साथ, 3 आदमी उनके साथ था, उन लोगों के साथ आए, चेंबर में बैठे। हेड चेयर पर राजेश्वरी जी बैठी, हम लोग भी बैठे। तो राजेश्वरी जी ने कहा कि आप लोगों ने हमसे बात क्यों नहीं की। तो मेरी मैडम ने बोली कि मैं तो फ़ोन की थी मैडम आपको, तो आपने तो बोली कि मैं ऐसे किसी बच्चा को नहीं जानती हूँ। खैर राजेश्वरी जी की जब ये बात पकड़ में आ गई तो वो उठी और दूसरे चेंबर में चली गई। खैर इस बात से मेरी मैडम तो जायज ही कही थी, लेकिन भाई मैंने एक शब्द कहा था उसमें, तानाशाही। भाई उन तीनों आदमियों ने और नायर जी ने ये कहा कि इस महिला को बाहर निकालो ऑफिस से। मैं बच्चा से बोला कि मम्मी को लेके बाहर बैठो, और उन लोगों ने आपस में बातें की और मेरे को बताया कि भाई आपके बच्चा को स्कूल में नहीं रखा जा सकता। मैं आर के नायर जी से कहा कि सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें सज़ा दे दीजिए या जो करना है कीजिए, लेकिन बच्चा के साथ इस तरह मत करिए, क्योंकि इस साल के बीच में हम कहाँ जाएंगे और किस
स्कूल में जाकर उसका एडमिशन कराएंगे। अगर आपके मन में ऐसा ही कुछ था तो आप शुरू में बोलते। अगर आपको कुछ भी हमसे प्रॉब्लम थी, अगर आप शुरू में बोले होते, साल ईयर के शुरुआत में बोले, तो मैं अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करा देता। लेकिन शायद नायर जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उनको मुझे सबक सिखाना था। वो चाहते थे कि मैं इस बाप बेटा को सबक सिखाऊं। और भाई साहब, यह भी यकीन भी करने जो चीज़ नहीं है। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन हुआ। नायर जी ने भरपूर कोशिश, अपनी पूरी ताकत लगा दी कि हम इसका ईयर, इसका लाइफ स्पॉइल कर देंगे, खराब कर देंगे। ये कर क्या सकता है? और सही भी बात था भाई। वो लोग अमीर, सुखी, संपन्न आदमी, पावरफुल आदमी, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी, कर क्या सकते थे? बस एक ही ताकत थी, पुत्र मोह। खैर, मैं बोला कि नहीं नायर जी, आप हमें सजा दे दीजिए, लेकिन बच्चा के साथ ऐसा मत करिए। वो तीनों व्यक्तियों ने पूरी तरह से मैटर अपने हाथ में ले लिया। जबकि एक बात मैं बता दूं, वो तीनों आदमी स्कूल से संबंधित नहीं थे। वो तीनों व्यक्ति स्कूल से संबंधित नहीं थे। उन लोगों ने 5-5 दिन के अंतराल पर वो कोरोना वाला पैसा और 1 साल फर्स्ट ईयर का, मतलब कि आगे तक का, उन्होंने पैसा को 5-5 दिन के अंतराल पर 3-4 इंस्टॉलमेंट बना दिया और बोला कि आपको देना होगा। अब भैया, परसों दिन से बच्चा का एग्ज़ाम है, बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा, ईयर खराब हो जाएगा। मेरे से लोगों ने सिग्नेचर करवाया। मैं रिक्वेस्ट करता रह गया कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हमें, क्योंकि कोरोना के बाद हम भी अपना काम धंधा शुरू किए हैं, तो उतना स्पीड में तो आया नहीं है। लेकिन वो लोगों ने सुना नहीं, मेरे से पेपर पे साइन कराया। पेपर जब साइन हो रही थी तो एक एम्प्लॉई साइन करवा रही थी हमसे, तो मैं बोला कि मैं 1 पेज मेरे को भी दीजिए। तो बोली कि नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा सर ने बोला है। कौन सर? तो RK नायर जी। खैर, मैडम बगल में जब साइन होता बगल में थी, तो बोली कि ओम प्रकाश जी, मैं भी बाध्य हूँ, क्या करूँ, इस आपके बच्चे के क्लास में मेरा 6 लाख रुपया बाकी है। खैर, मैं तो उनसे कहा नहीं। 6 लाख रुपया में तो मेरा 20 ही हज़ार था, बाकी 5,80,000 जिन बच्चों का बाकी था, क्या मैडम ने उन लोगों के साथ ऐसा किया था? नहीं किया। तो इसे भी आप सोच सकते हैं कि पर्सनली लोग टारगेट कर रहे थे, टारगेट किए, और यह था केवल जिद। नायर जी का केवल गुरूर और जिद और अहम, इसको कहिए कि मैं ये कर दूंगा, तू कर क्या लेगा। खैर, बच्चा का मैं साइन कर दिया, बच्चा का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद उनको एक इंस्टॉलमेंट देना था। तो एक मेरा दूसरा बच्चा उस दिन फ़ोन किया कि पापा, मेरा फार्म भरने का अंतिम दिन है आज। तो मैंने पैसे उसको डाल दिए। मैं बोला कि तुम लो, तू अपना फार्म भर दो, इसका 2 दिन के बाद जाएगा। और एक लेटर लिख के हमने बच्चा को दे दिया कि जाकर नायर जी को दे देना। बोला कि सोमवार को, उस दिन गुरुवार था, 5-6 अक्टूबर की बात मैं 2021 की कर रहा हूँ। तो बच्चा लेटर लेकर गया और बोला, मैं लिखा था कि मैं सोमवार को 8 या 9 तारीख था, मैं आकर आपका पेमेंट करूँगा। बच्चा गया उसको ऑफिस से, मैं नायर जी के ऑफिस में लेटर दिया, क्लास में जाके बैठ गया। 10-11 बजे नायर जी आए। चपरासी से मेरे बच्चा को बैग सहित उन्होंने ऑफिस में बुलवाया और मेरे बच्चा से उन्होंने ऐसे ऐसे बात की और ऐसे ऐसे बात मेरे बच्चा के सामने फेंके कि बच्चा उत्तेजित हो जाए, क्योंकि 11 का बच्चा है, बच्चा नहीं। माँ तेरी ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। खैर, मेरा बच्चा होशियार था, वो समझ गया नायर जी के बातों को कि ये उलझा रहे हैं हमको। उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर नायर जी ने, वो तो अक्सर लोग खड़ा कर देते थे दिन भर, फिर उसको लोगों ने खड़ा कर दिया, ऑफिस के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया। और
बच्चा बोला कि सर मेरे को मोबाइल दिला दीजिए, मुझे घर पे फ़ोन कर दूं। तो नायर जी बोले कि नहीं नहीं, आपको फ़ोन नहीं दे मिलेगा, आप खड़े रहो। तो बच्चा एक ड्राइवर से फ़ोन लिया और मम्मी को बताया कि मम्मी देखो ना मम्मी, आज भी हमको ऑफिस के सामने लोगों ने खड़ा कर दिया, मेरे को बहुत शर्म आ रही है मम्मी, आते जाते लोग सब लोग देख रहे हैं मेरे को। खैर मम्मी उसकी मेरी पत्नी मेरे को फ़ोन की, मैं स्कूल में फ़ोन किया, 2 बार भाई साहब रिंग हुआ, उन लोगों ने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। खैर छुट्टी हुई, बच्चा घर आया तो मैं बोला कि तू अभी मत जाना, मैं सोमवार को जाऊंगा और उन लोगों का पेमेंट करूंगा, तो ही जाना। खैर मैं जो समय दिया था मैं गया, 5-7 हज़ार रुपया मेरा कैश में था और चेक था। मैंने चेक और कैश काउंटर पे दिया और वहाँ पर जो महिला कर्मचारी थी उसने न जाने अंदर में क्या ऐसा बातचीत हुआ, जाकर ऑफिस में भी बात की, फिर उधर से आई मेरा चेक और कैश लौटा दी, बोली कि आपका फी जमा नहीं हो सकता है। खैर मैं उस दिन के बाद मैं सोच लिया कि अब ये झंझट मारी करना बेकार है। यहाँ पर मैं गया और दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। था परिचय, लोग रिस्क तो मैं लिया था, लोग मेरे बच्चे का एडमिशन ले लिया। अब जैसे ही नायर जी ये बात सुने कि उसका एडमिशन हो गया, और देखे कि उनका मिशन फेल हो गया। वो तो चाहते थे कि मैं टॉर्चरर करूं, और तो उन्होंने वहाँ तक अपनी सोर्स पैरवी जो भी कहिए कि इसका वहाँ से एडमिशन कट जाए, तरह तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए। क्या क्या मैं कहूँ, सब कुछ तो कहा नहीं जा सकता है। एक दिन और मैं इसमें एक बात मैं बता दूँ, राजेश्वरी जी यह एक दिन बुलाई थी सभी अपने उन 11 के सभी बच्चों को जिसका फी बाकी था, सबको भाई साहब उन्होंने बात करके क्लास में भेज दिया था, लेकिन मेरे बच्चे को उन्होंने खड़ा भी रखा था। राजेश्वरी जी भी ऐसा 1-2 बार की थी। खैर मैं जब वो मेरा पैसा लोग नहीं लिए, मैं आकर अपना एडमिशन करा दिया और मैं अपने कंटिन्यू चालू कर दिया। खैर हम वहाँ से निवृत्त हुए और एक दिन ये गुरुकुल को फी देने के लिए उनका 20,000 रुपया था, तो मैं अपने बच्चा को 27,000 रुपया बोला। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर की ही बात है कि हमने अपने बच्चा को बोला कि ये 27,000 रुपया ले जाकर बैंक में डाल दो, क्योंकि स्कूल वाले को देना है और वहाँ से अपना LC लाना है। तो बच्चा जो किलवानी सिलवासा के जो किलवानी रोड के जो डोक मंडी रोड है और यूनियन बैंक जो पहले कारपोरेशन था अभी वो यूनियन हो गया है, तो उसमें मेरा बच्चा गया, जमा करने गया। वहाँ से 2 ठग उससे 27,000 रुपये लेके भाग गए। 2:30 बजे दिन में 2 ठग बैंक से मेरे बच्चा से लेकर पैसा भाग गए। बच्चा बात दौड़ते दौड़ते माँ को के पास गया, बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। बड़ा भाई भी सब दौड़ते हुए आए वहाँ पर। मेरा बड़ा लड़का क्राइम ब्रांच को फ़ोन भी किया शायद, तो उन लोगों ने कहा कि भाई साहब आप पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, जबकि उनको वहाँ पर पहुँचना होता है, इसलिए क्राइम के जगह पे पहुंचना होता है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि पहले कंप्लेन करो। तो खैर तब तक तो हम भी आ गए थे। हम लोग सिलवासा पुलिस स्टेशन में गए और उन लोगों को घटना बताया। तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे वो घटना कैसे हुआ वो लोग बता रहे थे। वो लोग बताए, तेरे को कागज का नोट दिया, कागज ऐसे करके दिया होगा, हाँ वही ऐसा ऐसा कहा होगा। बच्चा बोला कि हाँ मैडम ऐसा ही कहा था। वो पुलिस वाले, सिलवासा पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले, ऐसा तो इस शहर में रोज होता है, रोज होता है। पुलिस स्टेशन के लोगों ने, पुलिसकर्मी बताए कि ऐसी घटनाएं इस शहर में रोज होती है। खैर हम लोग अर्जी दिए
और घर चलाया। गरीबी में आटा गेल। भाई साहब अपने बच्चे का फी 11वीं का फी हमने 2 स्कूल में भरा। जब नायर जी सुने थे कि इसका एडमिशन हो गया तो वो बोले कि मैं भी 11 का फी लूँगा। तो क्या करना है, पैसा ही लगेगा। हमने अरेंज करके 11 का फी नए भी स्कूल वाले में दिया, उनको भी दिया, और नए स्कूल वाले का डोनेशन चार्ज दिया। सोचिए कोरोना के बाद ये सब मेरे साथ हो रहे थे और मैं कैसे झेल रहा था। नायर जी तो बार बार कोशिश करते थे कि मैं कहीं भी फेल हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, बाप हूं ना। खैर पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने पैसे चोरी का आवेदन करके घर चले गए। और एक बार मैं गया तो वहाँ पर भास्कर पाटिल करके थे एक पुलिसकर्मी। अब चाहे जिस भी पोस्ट पे हो, लेकिन मेरा केस उन्हीं के पास था क्योंकि उस एरिया के इंचार्ज वहीं थे। तो वो बोले कि आपका पैसा 100% मिल जाएगा, 150% गारंटी के साथ देता हूँ, आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा करो कि जो आपने अर्जी यहाँ दी है ना, वैसा ही अर्जी एक बनाओ और ले जाकर उस बैंक में दे दो, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। तो मैंने उनके बातों को फॉलो किया, जाकर बैंक में दे दिया मैनेजर को, महिला मैनेजर हैं, दे दिया। भाई साहब 1-1.5 बरस हो गए। जब भी भास्कर जी मिलते थे तो 150% गारंटी के साथ पैसा हमें मिलने की दिलासा देते थे। लेकिन दुखद बात यह है कि मैं बैंक में जाके 1-2 बार जाके पता किया, भास्कर जी कभी बैंक में जाकर पूछे भी नहीं थे कि क्या ऐसी घटनाएं घटी थी। खैर हम भी थाना वाना पे जाना छोड़ दिया और मेरे को लगा कि यार छोड़ो ये सब और अपना काम करो। 2000 दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 में, नहीं सॉरी, दिसंबर 2023 में मैं अपने घर में रहने के लिए आया। जो हमसे अमिताभ मिश्रा, संतोष दिनकर घोड़पड़े जी का मकान तय करवाया था 25 लाख सामान सहित में, तो उस घर में मैं रहने के लिए आया था। संतोष दिनकर घोड़पड़े जी 1 साल 13 दिसंबर 2021 को मैंने अपना मकान रजिस्ट्री करा लिया। संतोष दिनकर घोड़पड़े जी का कहीं मकान फ्लैट बन रहा था, तो बोले कि अभी मैं रहूँगा। हम कि ठीक है कोई बात नहीं, रहिए। तो वो 1 साल मेरे मकान में किराएदार के रूप में रहे। वो रहते थे, मैं दूर रहता था, आता था कभी कभी। तो एक दिन बात ही बातों में उनकी मैडम ने कहा कि भैया मैं अपने मायके वाली बेड ले जाऊंगी। मैं कि ले जाना, कोई बात नहीं है मैडम, ले जाना। संतोष दिनकर घोड़पड़े जी ने कहा था कि मैं एक शीशे का डाइनिंग टेबल था सर, ये मेरे को बहुत प्यारा है, कि ठीक है सर जी ये भी ले जाना। 30 नवंबर 2022 को संतोष दिनकर घोड़पड़े जी ने हमारा मकान खाली कर दिया था। आपको ये भी मैं बता दूं कि जब मकान हमने खरीदा था तो सामान सहित 25 लाख में खरीदा था, और साथ में घोड़पड़े जी ने बोला था कि हम मकान की पेंट पुचारा और जो भी डैमेज होगा हम मरम्मत करा के देंगे, आपको टेंशन न लीजिए। मकान सेकेंड हैंड था, तो वो बोले कि आप टेंशन न लीजिए, 25 लाख दे रहे हैं लेकिन हम ये सब करके आपको देंगे।
भाई साहब, संतोष दिनकर घोरपड़े जी जब 30 नवंबर को 2022 को मेरा मकान खाली किए तो घर के जो भी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो लेके चले गए, और जो छोटे मोटे दाम के हैं उसको छोड़ दिए। सामान के नाम पर वही छोड़े। न तो मकान का मेंटेनेंस कराया था, रिपेयर भी नहीं कराए थे, और ना ही पेंट पुचारा कराए थे। साथ में और नहीं तो और सामान निकालने के चक्कर में उन लोगों ने दीवार को भी डैमेज कर दिया। जाते समय उन्होंने फ़ोन पे मेरे को बताया था कि सर मेरे पापा गुजर गए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में हमको ये मकान चेंज करना पड़ रहा है। मेरे को भी लगा कि बाद में होगा। किराया और भी 1 साल का हमने छोड़ रखा था। इसमें एक और बात थी कि हमने संतोष दिनकर घोरपड़े जी से 3.5 लाख रुपए का हथ फेर किया था, तो मुझे भी उनको पैसा देना था। तो मैं इस इंतज़ार में था कि किराया है, कुछ किराया में मैनेज हो जाएगा, और पेंट पोचारा सामान का क्या करना है, कभी हम लोग बैठेंगे तो इस पे चर्चा होगी। दुर्भाग्य से जब भी घोरपड़े जी फ़ोन करते थे तो मेरे से बोलते थे कि भाई साहब आप मेरा 3.5 लाख रुपया कब देंगे। तो मैं ये सोचने लगता था कि घोरपड़े जी न तो सामान की बात कर रहे हैं, न रिपेयर की बात कर रहे हैं, न पुचारा की बात कर रहे हैं, न मेरा किराया की बात कर रहे। ये कर क्या मैं भाई मास्टर आदमी, बड़ा मेरे को तो न ये इधर सोच रहा हूँ न उधर, क्या करूँ मैं। खैर एक दिन मैं कह ही दिया। एक दिन मैं व्हाट्सएप पे सब हो रहा था तो मैं बोला कि सर सामान का और रिपेयर का मेंटेनेंस कर, ये जो भी आप बोले थे, और जो आपने सामान लेके चले गए 1 साल का किराया है, इसके बारे में क्या करना है। तो संतोष दिनकर घोरपड़े भड़क गए। भड़क क्या गए भैया, मेरे मना करने के बाद भी वो मेरे घर तक आ गए, और रात के 11 बजे। और जो उन्होंने किया, अब शायद मैं ये अभी यहाँ कहूँगा और कोई प्रशासनिक आदमी सुनेगा तो उनको उठा के जेल में डाल देगा। खैर संतोष दिनकर घोरपड़े जी वो तो इस मकान में रहे, आजू बाजू से उनका प्रेम था। वो आजू बाजू के भी लोगों से हमें टॉर्चरर कराते, वो अलग कराते। जब मैं दिसंबर 2023 में अपने मकान में रहने आए तो मेरे मकान के जो सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट एक हैं गोविंदा राजपूत, वो शायद पुलिसकर्मी हैं। वो भाई साहब गजब गजब का व्यवहार मेरे साथ करते। चाहे कहीं देखते, ऐ इधर आ, इधर आ, तेरा ये क्यों नहीं हुआ, तेरा वो क्यों नहीं हुआ। मैं परेशान रही यार, मैं नया नया रहने आया हूँ, ये लोग कर क्या रहा है। जब भी हो तो थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर हो हंगामा कर देना, कुछ लोगों को बुलाना, जमा तो हो ही जाएंगे, सोसाइटी तो जमा हो जाएंगे, और वो आदमी का मैं जवाब भी नहीं दे पाता यार, मैं करूँ क्या। एक दिन वो बोले कि सुन, इधर यूपी बिहार का नहीं चलेगा। उस दिन मेरे को लगा अरे यार ये पुलिस वाला है, ये जब ड्यूटी पीरियड में होता होगा और इसको परदेसी लोग मिलते होंगे तो ये करता क्या होगा। भाई साहब मैं ये सोचा। खैर हम लोगों को बहुत डराया वो गोविंदा राजपूत, हम लोगों के परिवार बच्चे को बिल्कुल इतना डरा दिया, लगता था कि वो मार देगा। कितना बार तो टूटा था साहब भाई, उसके एटीट्यूड को देखकर मेरे को लगा कि कमबख्त जो है आते आते मेरे स्वागत में जो है सब मेरा आबरू खराब कर देंगे।
खैर इन लोगों को झेला मैं। और भाई साहब मैं बता दूं, संतोष दिनकर घोड़पड़े मेरे सामान लेके चले गए, मेरे किराया लेके चले गए, या जो कुछ भी लेके चले गए, उनका भी जो था अभी तो उनका भी देना है। हम भी चाहते थे कि भाई अपना अपना हम लोग हिसाब कर लेते रिश्ते नाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घोड़पड़े जी को भी मालूम है कि मेरे पैसे से ज़्यादा उनका है, मुझे ही देना पड़ जाएगा। लेकिन अब ये सब जो हो रहा, दिनकर संतोष दिनकर घोड़पड़े जो कर रहे हैं और गोविंदा जो कर रहे हैं, ये सब अमिताभ मिश्रा का पॉलिटिक्स है। ये सभी मिलके करते हैं। अमिताभ मिश्रा इन सबको अपने हवा में लेकर और हमारे साथ ऐसा करवाता है। आपने वो देखा होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध, जैसे अमेरिका यूक्रेन को देकर कराता है ना, वही पॉलिटिक्स ये लोग मेरे साथ कर रहे थे। क्योंकि इन लोगों को दिमाग में है कि हम लोग तो राजघराने से हैं, राजनीति हम लोगों का धर्म है, हम लोगों की खानदानी चीज हो गई। और राजनीति भाई तो इन लोग का तो यही मतलब जानते हैं कि दूसरे को कष्ट दो। ये सभी लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। और भाई साहब अभी तक जब वो वीडियो वायरल हुआ ना, उसके बाद भी इन लोगों ने कोशिश की है। उसके बाद अभी आज के हालात में हमें डर रहता है कि हमारे साथ कब ये लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये लोग खुद न करके दूसरे से कराते हैं। फ्लैट के दूसरे आदमी को अपने हवा पानी में लेकर मेरे साथ झगड़ा विवाद जो है करा देते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये लोग कहाँ मैं कहाँ, ये लोग यार दूसरे के माध्यम से अपना पॉलिटिक्स साध रहे हैं, मैं करूं क्या। खैर ये सभी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इन लोगों ने तो मेरा धन लूटा और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग क्या क्या लूट सकते हैं, क्योंकि ये बाय नेचर दे आर नॉट गुड। और वो डॉक्टर साहब लोगों ने क्या किया भाई, वो तो मैं उस वीडियो में बताया था। हो सकता है कि इस वीडियो को कोई नया देखे तो ये जान लीजिए कि डॉक्टर के भेष में एक क्रिमिनल क्या क्या कर सकता है। पैसा के लिए, केवल पैसा को ध्यान में रहकर वो डॉक्टर लोगों ने हमारे बच्चा के साथ ऐसा किया था। और भाई जी क्या क्या किया, कभी न कभी जरूर समय आएगा जब एक एक चीज मैं समाज को बताऊंगा। क्योंकि हमने भी सोच लिया है, हमको भैया घुट के मरना नहीं है। हम ये चंद गुंडे मवालियों के लिए हम अपना जान खतरे में नहीं डालेंगे। नहीं, वो चाहे डॉक्टर होवे, आ चाहे अद्विता गुरुकुल के मास्टर होवे, आ चाहे ये गली गुचा के जो है, इनको जो कुछ भी आप कह लीजिए, इन लोगों से हम भैया हमको तो सेफ रहना है। और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं, हम लोगों के साथ हादसे होते हैं तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार छोड़ जाने दे। लेकिन भाई छोड़ जाने दे, इसमें नुकसान है। क्योंकि वह बंदा अगले के साथ फिर करता है। अगला हम सब समाज के जो भोले भाले सीधे साधे आदमी हैं, तो हम लोग हादसे भी हुए तो चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक बार चाहे जैसे भी मेरे मुंह से निकल गया है, तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। इन लोगों के एक एक चीज बताएंगे। वो डॉक्टर साहब लोगों के भी ये आपका धन लूटने में और आपका जान लूटने में इन लोगों की कोई हिचक नहीं है। और देखिएगा एक दिन उन दोनों डॉक्टरों को मैं क्रिमिनल, उन लोगों के जो इलाज में जो उन लोगों ने अपराध किया है, इसको मुझे प्रूफ कर देना है। क्योंकि वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। खैर मैं इतनी सारी बातें बताई, और आप लोग बताइए भाई साहब, सहने वाला एक, करने वाले ये लोग
कोई अमिताभ मिश्रा मेरा 4 लाख रुपया डुबाए, 4 लाख अमिताभ मिश्रा डुबा दी। संतोष दिनकर घोड़पड़े हिसाब करेंगे तो कुछ भी नहीं, तो मेरा 5-6 लाख रुपया जो है उन पे निकल जाएगा। क्योंकि मकान की रिपेयरिंग 1-2 रुपए में नहीं होती, पुचाई 1 साल का रेंट और कम से कम 2-3 लाख का तो वो सामान हमारे घर से लेके चले गए, मेरा सामान वो लेके चले गए। तो भाई हम कैसे जिएंगे जब ये लोग, और एक और बात बता दूं, ये लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करके इन लोग का जो बात करने का तरीका है ना भाई, आप चकरा जाएंगे, लगेगा कि एक बंदा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हमने ठान लिया है कि नहीं, ऐसे जो भी समाज में है अब नहीं होगा, छोड़ो यार, जाने दो, नहीं लड़ना है, ऐसे लोगों से मुझे लड़ना है, क्योंकि मुझे जीना है। एक और मैं बात बताते चलूँ भाई, पहले मैं अकेले में रहता था, किताब पढ़ना या तरह तरह के मन मस्तिष्क में कभी कविता चलती, कुछ भी आता था। मेरी मैडम से कभी झगड़े हो जाते थे, मेरी मैडम तो मेरे पे गुस्सा करती थी। लेकिन जब से ये सब हादसे हुए ना, तो मुझे, और ख़ास तौर पे वो जो डॉक्टर वाला जो डॉक्टर लोगों ने मेरे साथ किया, उसके बाद से मैं अकेले में रहने में मुझे डर लगता है। गजब से ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगती है और मन डूबने लगता है। इसलिए आज मैं समाज में रहता हूँ, और ऐसे मैं किसको कहाँ ढूंढूंगा। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से ही चर्चा कर लें।